Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of your favorite and only finance show in Pakistan जहां हम decode करते हैं financial markets, आपको बताते हैं what financial literacy is और आपको aid करते हैं आपकी journey पे of financial literacy। तो किसी ने मुझसे कहा था कि मैं म्यूचुअल फंड्स की बहुत ज़्यादा बात करती हूँ और मुझे किसी और चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि आज का पूरा एपिसोड क्यों ना म्यूचुअल फंड्स के बारे में बना दूँ। तो म्यूचुअल फंड्स होते क्या है? बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग म्यूचुअल फंड्स, हम बात करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलिश क्यों रही है एंड व्हाई विल इट स्टे बुलिश। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां पाकिस्तान की 500 प्लस पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, which we can see these days, ऊपर जा रही है, रिकॉर्ड्स तोड़ रही है डे बाय डे। व्हाई? मैं बताती हूँ आसान लफ्जों में। 2023 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वेंट फ्रॉम बीइंग इग्नोर्ड टू बीइंग एक्सप्लोसिव। शुरू में लोग कह रहे थे कि ये टेम्परेरी है, लेकिन 2 साल बाद नंबर्स लाउड एंड क्लियर हैं। दिस रैली हैज़ बिन हिस्टोरिक। तो कॉज क्या किया PSX के इस ब्रेकआउट को? किस चीज़ ने कॉज किया? क्या ये सिर्फ चांस था या फिर डीपर फोर्सेस प्ले कर रही हैं? रिवाइंड करते हैं, 2023 में पाकिस्तान ने एंटर किया एक और IMF प्रोग्राम, नथिंग न्यू राइट, लेकिन इस टाइम चीज़ें बदली। फिस्कल रिफॉर्म्स, एनर्जी प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स और सबसे बड़ा मूव डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी। पहली दफ़ा इन ईयर्स एक विजिबल पुश था डिसिप्लिन की तरफ। करेंसी को कंट्रोल किया गया, इंपोर्ट्स को रैशनलाइज किया और स्टेट बैंक पाकिस्तान ने पॉलिसी टाइटन करना शुरू की। ये सब चीज़ें पेनफुल थी लेकिन नेसेसरी थी। अब उसको कंबाइन करें एक पावरफुल चीज़ के साथ, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ने रिकॉर्ड लेवल्स हिट किए। बैंक्स, ऑयल, सीमेंट, अक्रॉस द बोर्ड कंपनीज ने रिपोर्ट की इतने प्रॉफिट्स जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। इस प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से ये एक बैकबोन बन गई इस रैली की। फिर लिक्विडिटी आई, इंटरेस्ट रेट्स पार्क हुए ये 2024 में, मार्केट्स ने प्राइसिंग कर शुरू किए और जब रेट्स नीचे जाने लगे मार्केट्स ऊपर जाती हैं, रिस्क एपेटाइट वापस आई, इंस्टीट्यूशंस जो साइड लाइन्स पे थी फिर से बाइंग शुरू की और रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका कॉन्फिडेंस मर चुका था began to wake up। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी वापस आए स्लोली बट श्योरली। उन्होंने वैल्यू देखा एक मार्केट में जहां PE रेशियोज अभी भी सिंगल डिजिट में थे और PSX डिस्पाइट इस सारी केओस की became the cheapest performing market in the region। लेकिन ये ट्विस्ट है, ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये रैली सेंटिमेंट की थी। पहली दफ़ा इन ईयर्स पाकिस्तानीज ने बिलीव करना शुरू किया इस मार्केट में फिर से। सोशल मीडिया पर स्टॉक डिस्कशंस, इन्फ्लुएंसर्स प्रमोटिंग फाइनेंशियल कंटेंट और यंग इन्वेस्टर्स मेकिंग डीमैट अकाउंट्स, इट बिकेम अ होल मूवमेंट। तो सवाल ये है कि ये लास्ट करेगा? Let's talk about the future. First, valuation remains attractive. इस रैली के बाद भी PSX अभी भी मेजर डिस्काउंट्स पे क्या कहते हैं ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू आपके रीजनल पेयर्स। सेकंड, अर्निंग्स मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी स्मार्टर हो रही हैं और एफिशिएंट हो रही हैं और एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल अनलॉक होना शुरू हो गया है। थर्ड चीज़, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो हम बार बार मेंशन करते हैं। टफ डिसीजंस थे लेकिन वो रिजल्ट्स शो करते हैं। अभी की तकलीफ बाद का पे आउट होता है। करंट अकाउंट स्टेबल है, 1.2 बिलियन का सरप्लस है, इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रही है, रुपी रिलेटिवली काम है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिटेल इन्वेस्टर अभी पूरा एंटर हुआ ही नहीं है। एक मैसिव अनटैप्ड बेस है और जैसे ही उनका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा मार्केट में नया ब्लड आएगा। ऑफ कोर्स बहुत रिस्क्स हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, IMF की कंडीशंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सब कुछ रेलेवेंट है, लेकिन अगर पाकिस्तान इसी रिफॉर्म के पाथ पे रहा तो ये एंड नहीं है इस रैली की, ये एक शुरुआत हो सकती है ऑफ अ गोल्डन डेकेड फॉर पाकिस्तानी इक्विटीज। सो नेक्स्ट टाइम समवन सेज यार मार्केट तो ऑलरेडी ऊपर चली गई है, आपको कहना है अभी तो गेम शुरू हुई है। मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक ऑफ म्यूचुअल फंड्स, वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस हु इज हियर इन पर्सन, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस, आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप एंड आई एम मशरक खान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया कि as usual we have a very special guest with us. Today's episode is going to be mostly about mutual funds. Let's get into the details ताकि आप लोगों को समझ आए कि इनके फ़ायदे क्या हैं, how to get into them and why mutual funds are a great option, especially retail side पे to get in. तो हमारे साथ मौजूद है Mr. ताहिर नकवी who has studied and worked on the institution side for so many years that इनके पास बहुत special insight होगी which I think would be great for you guys. Thank you so much for being with us, Tahir. Thank you.
तो सर आपका बहुत एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड साइड पे, तो सबसे पहले बहुत ऑफ कोर्स अस वर्किंग इन इट, हमारे लिए तो वी नो व्हाट इट इज़, लेकिन ऑडियंस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल फंड्स क्यों फ़ायदेमंद है। तो बहुत लोगों को आवाज़ आती है कि म्यूचुअल फंड्स की बाइंग आ गई, ये हो गई। आप आसान लफ्ज़ों में बताना चाहेंगे कि व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स? अच्छा, पहली बात तो है म्यूचुअल फंड एक सिंपल सा कि एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ठीक है। और फ़ायदेमंद कैसे है, से हमारे पास से इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनका जनरल नॉलेज टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट इज़ नियर टू नील, बट मोस्ट ऑफ टाइम ब्रोकर्स और अदर ये शॉप्स वाले उन्हें जाते हैं, एक चीज़ पिच करते हैं, उसमें काम कर लेते हैं। बाय द एंड ऑफ द डे या बाय द एंड ऑफ द मंथ और इन्वेस्टमेंट होराइजन के बाद पता चलता है दे एंड अप इन अ लॉस। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स के पास आने में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक क्वालिफाइड रिसर्च टीम, एक फंड मैनेजमेंट टीम पूरा है। अच्छा, इंडिविजुअल खुद जाता है, वो एक स्क्रिप्ट, 2 स्क्रिप्ट, 3 स्क्रिप्ट्स में पार्टिसिपेट कर लेगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो वो जो एक होता है डाइवर्सिफिकेशन वाला फैक्टर, वो म्यूचुअल फंड्स में तो रिटेल इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिल जाता है, खा वो कॉर्पोरेट हों, खा वो बैंक्स हों, खा वो प्रोविडेंट फंड्स हों। बट इन केस खुद से इन्वेस्ट करना चाहें तो चूँकि उनके पास इतनी स्पेसिफिक वो जो होता है ना क्वालिफाइड टीम या डेडिकेटेड टीम अवेलेबल नहीं होती, तो वो हर सेक्टर में को एनालाइज नहीं कर पाते, हर सेक्टर, हर कंपनीज को देख नहीं पाते। तो वो एक स्पेसिफिक एरिया की तरफ से, बैंकिंग सेक्टर में एक दफ़ा अच्छा लगा और बैंकिंग सेक्टर ही फॉलो किए जा रहे हैं। अच्छा, सीमेंट सेक्टर अच्छा लगा तो सीमेंट। अच्छा, ऑन द अदर हैंड म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा होता है। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन क्या करती है, आपका रिस्क को मिनिमाइज करती है, कि किसी वजह से अगर बैंकिंग सेक्टर डल होना शुरू हुआ तो दूसरी तरफ उसके अगेंस्ट से, अभी रीसेंट एग्जांपल हमारे पास इंटरेस्ट रेट नीचे आए, हम सब लोगों का एक कंसेंसस के साथ व्यू था कि बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग्स थोड़ी सी डिक्लाइन कर जाएंगी। ऑन द अदर हैंड साथ ही ओपिनियन क्या था कि सीमेंट सेक्टर या सिक्लिकल्स फाइनेंशियल कॉस्ट की सेविंग की वजह से चल पड़ेंगे। अच्छा, अब इंडिविजुअल हो गया या कॉर्पोरेट हो गया या पेंशन या प्रोविडेंट फंड, उसके लिए स्विचिंग करना फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर इज़ अ टाइम टेकिंग एंड बिट डिफिकल्ट टास्क, और आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे जाना है। ऑन द अदर हैंड म्यूचुअल फंड के पास चूँकि वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, वो उससे बेनिफिट ले गए। बिल्कुल, मेरे हिसाब से हमारे अगर आप एक चीज़ नोट करें कि अक्सर लोग बातें करते हैं म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा, कि म्यूचुअल फंड वाले म्यूचुअल फंड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि भाई रिटेल से ज़्यादा खुद डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने के बजाय उसमें आए। अच्छा, समहाउ इसको लोगों ने एक्सेप्ट भी किया हुआ है। इफ़ यू गो थ्रू द नंबर्स, हमारे यहाँ 3.5 लाख के करीब ओवरऑल UINs हैं, ठीक है। अच्छा, खाली अगर मैं 1 या 2 बड़ी AMCs की बात करूँ तो उनके पास नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स 4 लाख 5 लाख है जी। तो ये क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस म्यूचुअल फंड के ऊपर इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के ऊपर ज़्यादा है कंपेयर टू डायरेक्ट। अच्छा, फिर एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर जो है वो रिटर्न देखता है। अच्छा, अगर पिछले से मैं 1 साल की बात करें या 5 साल की बात करें या 10 साल के होराइजन की बात करें, पीपल मेक मार्वलस रिटर्न्स। ठीक है, हमारे पास कोविड आया बीच में, बिल्कुल पूरी दुनिया, बिल्कुल, और बेयर साइकिल्स हर जगह आती हैं, वन ऑफ्स होते रहते हैं, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से देखें तो उसके लिए आइडियल रिटर्न्स है। और मेरी जो इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है, इन्वेस्टमेंट कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होती। अग्रीड। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म और विद द एक कंसिस्टेंट पेस के साथ। अच्छा, हमारे पास म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है, ठीक है। उसमें जिन लोगों की रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है उनके लिए भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिनका रिस्क एपिटाइट नियर टू नेल है उनके लिए भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, और जो खाली इंडेक्स को ट्रैक करना चाहते हैं वो कहते हैं यार मुझे कोई अल्फा जनरेट नहीं करना, मुझे कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी, मुझे जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स रिटर्न है उसके लिए भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। यानी हर रिस्क कैटेगरी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। जी बिल्कुल, मोस्ट सर्टेनली। तो वन टर्म जो हम बहुत यूज़ करते हैं, NAV,
नेट एसेट वैल्यू। आप समझाना चाहेंगे व्हाट इज अ NAV, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, वो क्यों इतना यूज होता है हमारी साइड पे? अच्छा, मेरे ख्याल से हमारे जो बहुत सारे लोग जो ये देख रहे होंगे उनका जनरल नॉलेज टूवर्ड्स फाइनेंस शायद ना होने के बराबर हो, तो NAV को सिंपल आसान लफ्ज़ों में उनके लिए कि भाई मेरे जो पास जो टोटल मैंने आपसे पैसा लिया हुआ है या मुख्तलिफ इन्वेस्टर से लिया हुआ है उसके अगेंस्ट जो परचेज़ किया है आज के मार्केट के एंड होने पे उसकी वैल्यू ये है और आपका एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे खड़ी हो गई, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ का मेरे ख्याल से रोज़ाना की बेस पे ऑडिट हो रहा है उसकी परफॉर्मेंस का। अच्छा, ऑन द अदर हैंड आप किसी और जगह जाए तो रोज़ाना की बेस पे आपका ऑडिट नहीं है। बिल्कुल, रोज़ाना NAV आ रही है, रोज़ाना NAV पब्लिश हो रही है, इन्वेस्टर के पास भी एक टूल अवेलेबल है, वो जाए मुफाब की साइट खोले या मुफ्त से अगर वो हर स्पेसिफिक एसेट मैनेजमेंट की साइट पे जाना चाहता हो तो जाए, नहीं तो मुफाब की साइट पे जाए, कंपेयर कर ले एक साल का परफॉर्मेंस, 6 महीने की परफॉर्मेंस, 2 साल की परफॉर्मेंस। अच्छा, फिर एक चीज़ और है, मैं तमाम लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि जिनसे बात होती है कि प्रायर टू इन्वेस्टिंग, ठीक है, हर किसी का एक स्पेसिफिक ओपिनियन भी होता है। से कोई जैसा हमारे पास एक रीसेंट एक्सपीरियंस के हम एक रिटेल इन्वेस्टर को था, उससे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, ही वाज वर्किंग इन सीमेंट सेक्टर। मैंने कहा यार मुझे सीमेंट सेक्टर ही में पार्टिसिपेट करना है, आसान सा तरीका, टॉप 10 होल्डिंग्स हर म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर रिपोर्ट पड़ी है, अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है उनकी वेबसाइट्स पे, उस पे जाके अगर आपका स्पेसिफिक साइट पे जाना चाह रहे हो, ठीक है, तो फंड मैनेजर रिपोर्ट भी पढ़ लो, उसे देख लो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना जनरल नॉलेज जितना इंप्रूव कर सकते हो उतना आपके फायदे में है। या बिकॉज़ देन यू विल फील सेफ, फिर आपका डाउट नहीं आएगा दिमाग में, आप गलत टाइम पे रिडेम्पशन नहीं ले लेंगे, लॉस में नहीं आ जाएंगे, ऑल ऑफ दोस रीजंस। और इस प्रोग्राम में के थ्रू मैं एक चीज, यार कभी भी पैनिक में रिडेम्पशन ना करो। यस, सीरियसली पैनिक में रिडेम्पशन और हमारे पास हमेशा गलत टाइम पे रिडेम्पशंस आती हैं, जिन लेवल्स पे हमें बाइंग करनी होती है उस लेवल पे हमारे पास रिडेम्पशंस आ जाती हैं, और जिस लेवल पे हम सेल करना चाह रहे हैं वहां लोग पैसा डाल रहे होते हैं। अच्छा, ये एक सिंपल इसे कहें हर्ड मेंटेलिटी, वो रोजाना टीवी पे सुनते हैं, अखबार में देखते हैं, वो सोशल मीडिया, वो रील्स वगैरह देखी, स्टॉक मार्केट ये जा रही है वो जा रही है, उसको देख के लोग इतना इन्फ्लुएंस होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और आई स्ट्रांगली बिलीव और आपको पता है हमारे जितने टीवी प्रेजेंटर्स हैं ना जो कवर कर रहे होते हैं ये चीज, उनके लिए तो टेलीप्रॉम्प्टर पे सिर्फ एक चीज लिखी हुई आती है, ये उन्होंने एक पर्चे पे लिखा हुआ होता है, उनको उसका मतलब भी नहीं पता होता, और हालांकि दे हैव सो मेनी आई बॉल्स ऑन देम, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बोलते जी स्टॉक मार्केट में इतने पॉइंट्स गिर गए, इन्वेस्टर्स का ये हो गया वो हो गया, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। सो आई वुड ब्लेम द मीडिया फॉर दिस, कि गलत चीजें हाईलाइट करने में वो माहिर होते हैं, और जब अप्रिशिएट करना होता है कि मार्केट ने अभी 2 हफ्ते पहले ऑल टाइम हाई 121,000 पॉइंट, कहाँ थी वो न्यूज? कहीं नहीं थी, कहीं नहीं थी। लेकिन वो जिस दिन एक दिन वो जो 8,000 पॉइंट जो गिरे थे, तो उस वक्त हर जगह थी कि क्रैश हो गई, अरबों का नुकसान हो गया, अरबों का नुकसान। अच्छा, जब रिकवरी हुई अरबों की तब नहीं न्यूज डाली इन्होंने, उस इंटेंसिटी के साथ नहीं डाली। बिल्कुल, वो बेसिकली एक हम लोग कहते हैं ना समहाउ सेंसेशनलाइज करना। बिल्कुल। अच्छा, उसमें हमारे पास हम लोगों को अक्सर हमारे पास रिडेम्पशन आती है तो मैं अक्सर कहता हूँ यार इसको कॉल करो, इससे कहो नॉट अ राइट टाइम, अनटिल अनलेस किसी XYZ रीजन की वजह से ही नीड्स हिज मनी बैक, तो इट्स ओके, ठीक है, बट इफ वो मार्केट की वॉलेटिलिटी देख के भाग रहा है। अच्छा, मेरे पास ये इफ आई टॉक अबाउट माय फंड्स, तो हमारे पास ये सबसे जो चीज़ हमें विटनेस करते हैं वो AKD इंडेक्स ट्रैकर फंड। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो इंडेक्स को प्ले करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, हम उन्हें भी यार देखो, टाइम करने की कोशिश ना करो मार्केट को, उसमें यू एंड अप एज अ लूजर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एक चीज़ चल रही है उसके साथ चलते जाओ, ठीक है, अनटिल अनलेस से आपको विद इन नो टाइम 5-10% की अपसाइड मिल जाए, तब तो कैपिटलाइज करो। 1%, 1.5% के पीछे ट्राई टू अवॉइड। मोस्ट सर्टेनली। तो वुड यू लाइक टू टेल अस द डिफरेंस बिटवीन एक ओपन एंडेड फंड होता है और एक क्लोज एंडेड फंड होता है?
अच्छा, अगर आप बात करें तो जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इवॉल्व हुई थी जी। उस वक्त तकरीबन सारे क्लोज एंड फंड्स आए थे, जेएस, केएसबी, फर्स्ट कैपिटल, ठीक है, एक ज़माने में गोल्डन एरा होता था, सेफ वे म्यूचुअल फंड्स होते थे, ये सारे क्लोज एंड फंड आए थे। ये स्टार्टिंग थी। फिर देन एनबीपी फंड्स कम्स इन एज विद द नेम ऑफ नाफा, ठीक है, एमसी आरएफबी फंड्स आए, ठीक है, जेएस वालों ने, एकेडी, इन सब ने ओपन एंड फंड्स आए। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? उसके एक दफ़ा सब्सक्रिप्शन हुई, फंड साइज डिसाइड हो गया, उसके बाद नया इन्वेस्टर आना चाहता था, उसे मार्केट से जाके वो यूनिट परचेज करने पड़ते थे फ्रॉम द मार्केट। अच्छा, और से उसे आप एग्जिट लेना है तो उसे स्टॉक मार्केट जाना पड़ता था, उसको बेचना पड़ता था, रिडेम्पशन नॉट उस तरह नहीं होती थी। अच्छा, अब वो स्टॉक मार्केट में जब जाता था तो उस वक्त मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता था कि म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट्स या शेयर्स जो भी कह लें, वो 30-40% एनएवी से डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहे होते थे। अच्छा, अब इन्वेस्टर के लिए क्या हो रहा था? उसका नुकसान हो रहा था। उसे एंट्री तो मिल गई, अच्छा, नए इन्वेस्टर को एंट्री भी मुश्किल होती थी क्लोज एंड के चक्कर में। अच्छा, जो एग्जिट चाहिए होता था वो टाइमली एग्जिट या उसके डिजायर्ड एनएवी के ऊपर एग्जिट नहीं मिलता था। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट फेज आया, ये बहुत सारे क्लोज एंड फंड कन्वर्टेड इनटू ओपन एंड फंड पिक के होते थे, ठीक है, आईसीपी होता था, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, एनआईटी इज वर्किंग सिंस 1970s, आई थिंक 50 और 60 इयर्स लेगेसी। तो ओपन एंड फंड का सबसे बेस्ट क्या है कि किसी भी टाइम पे इन्वेस्टर को लगता है कि मुझे अब पार्टिसिपेट करना चाहिए, या वो जो मैंने कहता हूँ ना, इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस कंसिस्टेंसी के साथ। हम अक्सर लोगों से कहते हैं यार अपने हर मंथ की सेविंग बगैर इररिलेवेंट के मार्केट क्या चल रही है, आओ सेविंग करो, जो भी तुम्हारी सेविंग है, से 1% ऑफ योर टोटल इनकम या 2%, वट एवर, ठीक है, इधर 5%, आओ हर महीने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो। अच्छा, उससे क्या होता है? आपकी ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग हो रही होती है। इट्स लाइक एन एसआईपी, लाइक अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, राइट। अच्छा, कभी ये नहीं होगा कि आप से 2 साल बाद देखो ना कि मैंने महंगा कुछ खरीद लिया, आपने हर लेवल पे खरीदा होता है, आपका वेटेड एवरेजिंग हो रही होती है, इसे आप इंडेक्सिंग भी कह सकती हैं। तो ओपन एंड फंड में आपको एंट्री और एग्जिट के बैरियर्स नहीं हैं, और कोई भी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, समटाइम्स मैं ऑल्दो मैं प्रॉपर्टी को अच्छी इन्वेस्टमेंट समझता हूँ, लेकिन मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता। जी, बिल्कुल। उसकी रीज़न क्या है कि प्रॉपर्टी एक तो बहुत बड़ी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है। से अगर किसी ने प्रॉपर्टी में जाना है तो ही नीड 2, 4, 5 करोड़ रुपए। ऑन द अदर हैंड, अगर उसे स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड पे आना है, ही कैन गो एज 500 रुपए, 1000, 2000 रुपए, वॉट एवर। अगर वो डेली पार्टिसिपेट करना चाहता है कि, ठीक है, प्रॉपर्टी में भी रिटर्न अच्छे बनते हैं, लेकिन एक टाइम करके स्टक हो जाते हो, और एंड वो एक इलिक्विड मार्केट है। बिल्कुल। और एनी इन्वेस्टमेंट जिसमें एंट्री और एग्जिट बैरियर्स हो, ठीक है, हर्डल्स हो, मैं उसको इन्वेस्टमेंट को कभी अच्छा नहीं समझता। डेफिनेटली। से मुझे आज जरूरत पड़ गई, किसी को आज जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा? यू नीड लिक्विडिटी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी हो गई या XYZ चीज को बेचने जाएगा, इट विल टेक टाइम, जरूरत आज है। बिल्कुल। अच्छा, ओनली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री केटर दिस थिंग। बिल्कुल। क्या आपको आज जरूरत है, यू कैन विड्रॉ आज, ठीक है, आपको कल पैसा दोबारा वापस हाथ लगाना है, यू हैव द ऑप्शन, ठीक है। और अब तो इतना वो हो गया, आपके मोबाइल फोन पे बैठे बैठे उधर से उधर ही कर लो सब कुछ, बिल्कुल, ठीक है। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, इवन इनकम फंड्स में जो ऑफर कर रहे हैं कि यार आप सेम डे से रिडम्पशन ले जाओ, दिस वन इज द बेस्ट थिंग। डेफिनेटली। हमारे साथ रहेगा, एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। आई एम मशरफ खान एंड वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद ताहिर नकवी साहब। स्टे विद अस।
Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. We are in conversation with Tahir Naqvi साहब. Our topic of the day is mutual funds. क्योंकि आप सबके बहुत questions होते हैं, so we thought that the best thing to do is कि हम एक expert को लाएं जिनका इतने सालों का experience है to explain everything to you. तो ताहिर साहब, एक चीज़ जिस पे मैं कहना चाहूँगी, right? And I'm sure आपको भी होगा. हमारी regulations बहुत strict हैं, right? There are a lot of reasons for this. मोस्टली ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो. तो फॉर एग्जांपल अगर हमें डायरेक्ट एक्सपोजर लेना है तो हम पहले कंप्लायंस को मैसेज करेंगे कि हम सो एंड सो स्क्रिप्ट खरीदना चाहते हैं, इतने शेयर्स खरीदना चाहते हैं, एंड फिर उनकी तरफ से हमें अप्रूवल मिलता है. फिर अगले दिन हम ब्रोकर को बोलते हैं कि जी ये है, इस रेट पे आप डाल दो हमारे लिए, राइट? अब ऑन द अदर हैंड ये जो अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं जिनको इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, मॉडल्स प्रमोट कर रहे हैं, उन पे तो SECP की तरफ से कोई रेगुलेशन नहीं है. तो सारे डंडे जो हैं वो हमारे लिए ही बचे हुए थे. अच्छा, पहले तो मैं अगर आप कंप्लायंस रिलेटेड बात करते हैं, मेरे हिसाब से यही कंप्लायंस है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि स्टॉक मार्केट में जितने यूएन्स हैं उससे ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं. अच्छा, शायद यही रेगुलेशन, यही कंप्लायंस रिलेटेड और रिस्क मैनेजमेंट जो हो रही है, इन्होंने इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ओवर म्यूचुअल फंड्स एनहांस किया हुआ है और दे फील कंफर्टेबल कमिंग टू अस. अच्छा, अब दूसरी चीज़ है कि आजकल एक बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, क्रिप्टो में आ जाएं, अनरेगुलेटेड कमोडिटी, पता नहीं फलाना FX, फलाना NFT. अभी रिसेंटली एक शायद 1.5-2 महीने पहले इन द मंथ ऑफ रमजान स्कैम हुआ है, NFT समथिंग. ठीक है, पीपल लूज बंडल ऑफ मनी. अच्छा, एक सिंपल सी चीज़ है, मैं अगर किसी से जाकर कहूँ यार मैं आपको 100 रुपये 200 रुपये कर दूंगा, तो सामने वाले को भी सोचना चाहिए कि ये अपने 100-200 क्यों नहीं कर लेता. एग्जैक्टली. अगर से विद इन 10 days 15 days और मंथ टाइम मेरे 100 रुपये 200 या 300 रुपये हो सकते हैं, तो मैं अपने क्यों नहीं कर लेता. एग्जैक्टली. ये तो सोचो. और टेक्निकली वर्ल्ड वाइड किसी चीज में पॉसिबल नहीं है जो ये गारंटीड रिस्क फ्री रिटर्न आपको ऑफर कर सकता है. हाउ इज दिस पॉसिबल? क्वाइट इम्पॉसिबल. अच्छा, आप वो जो होता है ना ग्रीड, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम द ग्रीड. ठीक है, वो कहते हैं ना थोड़ा खाओ अच्छा खाओ. बिल्कुल. ठीक है, अपने आप को एक्सपोज मत करें. ठीक है, ये जो टिकटॉक फलाना इसके ऊपर आपको 1001 चीज़ें मिलेंगी अनटिल और अनलेस, ठीक है, आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते. अच्छा, ऑथेंटिकेट करने के लिए ख़ास तौर पे जो बाहर के मार्केट्स में दिखाते हैं कि जी उधर हम इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे, पहले आप स्टेट बैंक की रेगुलेशंस में चेक कर लो कि ईदर स्टेट बैंक अलाउज यू टू रिमिट दैट मनी, ठीक है, थ्रू लीगल चैनल, और क्या वहाँ से वापस आने का क्या वो उस मुल्क में का जिसका वो क्लेम कर रहे हैं वहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल्स है. अच्छा, आप ये चेक करने 90% ऑफ टाइम जो इन्वेस्टर ये चेक करने जाएगा वो अनएबल टू फाइंड एनी कंक्रीट स्टाफ. ठीक है ना, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड, ठीक है, कि स्टे अवे फ्रॉम दीज. इसमें से 80 to 90% स्कैम्स हैं. बट डोंट यू ऑल्सो थिंक कि ये SECP का काम है टू पुट पेनल्टीज ऑन द पीपल जो इतने पैसे कैश में लेके प्रमोट कर रहे हैं इन चीज़ों को? हमारे लिए तो बहुत रेगुलेशंस हैं, इनके लिए क्यों नहीं है? अच्छा, इसके ऊपर मैं आपसे वो बिल्कुल एग्री करता हूँ. SECP को इंस्टेड ऑफ दिस के ना प्रोएक्टिव प्रीएम्प्ट करना चाहिए थोड़ा सा. मैंने बहुत सारे SECP के प्रेस रिलीजेस अभी कुछ अरसे में देखे हैं. ठीक है, कि जी फलानी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करने से मोहतात रहे. अच्छा, आप बता रहे हो पब्लिक को कि ये कंपनी है, यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट ना करे, फ्रॉड है. आपको पता है ये यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, यार कॉन्टेक्ट FIA. ठीक है ना, FIA is the laziest department I have ever heard of. आपको जब पता है इसका ऑफिस यहाँ पे है, ये ऑपरेट कर रही है, ये इलीगल है, फ्रॉड है, आप एक प्रेस रिलीज दे के उंगली कटा के शहीदों में नाम मत लिखवाओ. एक्शन लो यार, काइंड प्लीज. नहीं, आपस में डिपार्टमेंट से क्योंकि कोई कोहेजन नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है. They are, instead of working together, they are competing with each other. Competing with each other, or they have to, what they need to do
इस तरह के जो स्कैम्स वाली चीज़ें हैं बाद में पब्लिक होती रहती है, आवाम मर जाती है, आपको पता चल जाता है। आप एक प्रेस रिलीज दे के क्यों अपने आप को कहते हैं जी हमने तो प्रेस रिलीज दे दी थी, बिल्कुल ठीक है ना, और वो भी प्रेस रिलीज देते हैं जब स्कैम हो चुका होता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या फायदा? और जब आप प्रेस रिलीज दे रहे हो ना, इट मीन्स कि यू नो ईच एंड एवरी स्टफ। यस तो भाई एक्शन क्यों नहीं लिया? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रेगुलेटर को इस साइड पे बहुत एक्टिवली मॉनिटर करना और एक्टिवली एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होगा? हमारे यहाँ जो आपकी से हम जितनी भी ट्रांजैक्शन खा वो बैंक में सेविंग्स में जाते हैं, नेशनल सेविंग में जाते हैं, म्यूचुअल फंड में जाते हैं, ये आपके किसी भी तरह की और स्टॉक मार्केट या मर्केंटाइल एक्सचेंज में जाते हैं, उसके अगेंस्ट हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप उसका क्वांटम देखो ना, ये से ट्रेजर एनएफटी किसी ने $10,000, किसी के $5,000, अच्छा इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनफैक्ट लॉस हो रहा है और गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन और उन्हें भी शायद इनको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए टू रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन के भाई इसके ऊपर ज्यादा एक्शन लें और इसको खत्म करवाएं। क्यों? आप बेसिकली इस तरह की चीजें सिस्टम से पैसा निकाल रही है और वो जो आपका अनडॉक्यूमेंट इकोनॉमी है ना, वो ग्रो कर रही है। अच्छा, आप इस तरह की चीजें देखें, बैंक से पैसा निकाला, किसी तरह से उन्हें दिया, वो हुंडी, हवाला, XYZ किसी तरह से भी पाकिस्तान से बाहर गया, तो पाकिस्तान से सिस्टम से पैसा निकल रहा है, आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ही अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। बट दे आर मेकिंग इट इवन मोर डिफिकल्ट टू डॉक्यूमेंट। मतलब आप मुझे बताएं, लेबर क्लास क्यों अपने आप को डॉक्यूमेंट करेगी जब उनकी कोई वो नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए से कम है तो आप लोग को टैक्स अप्लाई नहीं करता। आप ऐसी चीज़ें लगाएं, वो बेचारा जो पहले ही 20,000 रुपये महीने कमाता है वो तो डर रहा है कि उसको 10% ना देना पड़ जाए, उसको 2,000 रुपये ना देने पड़ जाएं। बिल्कुल। तो यू हैव टू कम अप विद फ्रेमवर्क एंड पता है फॉर दिस थिंग आई रियली थिंक आवर regulation side, our government side needs to start hiring young blood. They need to, it needs to be out with the old guard. आपको younger generation को अगर reach करना है तो फिर आपको younger generation के representatives चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अच्छा, अभी पता नहीं आपने शायद विटनेस ना किया हो, मेरा जो कुछ लोगों के साथ होता है ना, हमारे कुलीग्स जो थे, मैंने अभी एक चीज़ देखी कि से 2 फ्रेंड्स ऑफ माइन, ठीक है, वर्किंग इन ट्रेजरी डिपार्टमेंट, जॉइंट फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, इस करंट सेटअप में, ठीक है। वन वाज रनिंग स्टार्टअप टाइप स्टफ, प्राइवेट इक्विटी, उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, इसी तरह एक KPK फाइनेंस की फाइनेंस मिनिस्ट्री में चले गए। तो समहाउ शायद ये थोड़ी सी रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी बहुत कम है। अच्छा, यंग ब्लड को आप जब हायर करते हैं ना, तो से कभी आप यूनिवर्सिटी जाएं, प्रोग्राम करें या उधर जाएं, यू विल बी सरप्राइज के यार दे आर फिल्ड विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडियाज। बिकॉज़ ठीक है, और यूथ का USP ही होता है बिकॉज़ ड्यू टू देयर एक्स्ट्रा एनर्जी वो ब्रेन एक्टिविटी इतनी हो रही होती है ना कि दे कीप कमिंग अप विद थिंग्स। अच्छा, और वो हम शायद से मैं हो गया या आप हो गई, ठीक है, हम एक मोनोटनी का शिकार भी हुए। हम एक स्पेसिफिक काम के लिए सुबह 9 बजे आते हैं, 6 बजे फारिग होते हैं, ठीक है। 6 बजे के बाद हमारे पास क्या होता है, फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में टाइम देने के बाद कुछ टाइम बचता ही नहीं। अच्छा, यूथ जो है वो हर दूसरे दिन किसी नए बंदे से नए उससे मिल रहा है, उसकी नॉलेज डेली बेसिस पे चेंज हो रही है, उसके पास टाइम की अवेलेबिलिटी टू सॉल्व इंटरनेट यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ नहीं है, टू मच। बिल्कुल, और उसके पास जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा है और वो देख रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने एक बात कही थी ना कि हमारा वो जो यूथ वाली साइड है, अगर SCCP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, खास में इवन FBR इंक्लूड कर दें, दे नीड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दीज स्कैम्स, ठीक है, या
illegal trading activities, ठीक है, in either in a so-called cryptocurrencies या so-called commodity exchanges या currency वाले जो चल रहे हैं, जब हमारे पास mercantile exchange है तो XYZ illegal पे क्यों जाना है? हाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है mercantile exchange का। mercantile तो उसके ऊपर एक्शन ले, वरना ये जो हमारे पास यंग ब्लड है ना, ये पूरा दिन बैठ के देख रहा है और ये अपने आप को उसके साथ अलाइन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और ये एक मैसिव आउटफ्लो है फ्रॉम द इकोनॉमी। ठीक है ना, तो इसे अपने लोकल एनवायरनमेंट में जब चीज़ें अवेलेबल है तो वहाँ पे जाके कम्युनिकेट करे, इन ये जो स्कैम टाइप चीज़ें इनको रोके, इनके ऊपर हर्डल्स लगाए और खाली प्रेस रिलीज ना दे, बिल्कुल कुछ और भी कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बहुत दफ़ा ना लोग मुझे स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम बड़ा खफा होते हैं मुझसे लोग जब मैं कहती हूँ ना कि आप इक्विटीज़ की तरफ आएँ, बिकॉज दे से कि ये सब सूद है, सब ये कहते हैं इक्विटी सूद है, ये कहते हैं इजारा सुकूक सूद है, ये कहते हैं सब सूद है। तो आप प्लीज थोड़ा समझाना चाहेंगे कि शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट के कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास? मेरे हिसाब से इस वक्त इतने मैसिव ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, और अगर आप एक चीज़ देखें तो हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसमें तमाम कमर्शियल बैंक ने बाय ऐसे 2026 और 28 अपने आप को शरिया कंप्लायंट करना है। हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना मकातब फ़िक्र के उलमा ने मुख्तलिफ तरह से बताया हुआ है। से इफ़ आई टॉक अबाउट मीज़ान बैंक, दे हैव तकी उस्मानी साहब। बिल्कुल, ठीक है, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये लोग बस बोल रहे हैं कि शरिया कंप्लायंट है, कुछ नहीं। मसला ये है कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये सिर्फ बोलने की हद तक शरिया कंप्लायंट है, क्या आपके पास तकी उस्मानी साहब या XYZ या बहुत सारे उलमा है, क्या उतना नॉलेज है जो आप ये बोल रहे हो? उन्होंने एक तहकीक की, एक पूरा वर्किंग की, कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी वर्किंग करके दे। अच्छा, ये नहीं कि एक दफ़ा उन्होंने किसी को शरिया कंप्लायंट कह दिया तो वो ज़िंदगी भर के लिए शरिया कंप्लायंट हो गया। वो उसे कीप ऑन रिव्यूइंग। यस, कितने स्टॉक्स हैं दैट कम ऑन एंड गो ऑफ द लिस्ट ऑफ शरिया कंप्लायंट। और मैंने इवन बहुत सारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर बैंकिंग सेक्टर में देखा हुआ है कि उसे जब वो ट्रांजैक्शन चल रही होती थी, पिछले 2 साल से प्रैक्टिस में थी, ऑल ऑफ अ सडन वो शरिया बोर्ड ने कहा कि नहीं भाई, हमने रिव्यू में हमें नहीं, थोड़ा सा इसमें डाउट आ रहा है। यस 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 यस, वो कंप्लीटली नहीं, बेसिकली देयर आर एक्सपर्ट्स जो बैठे हुए हैं, जो रोज ये चीजें रिव्यू कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उन्हें देख रहे हैं, जिनका बहुत इल्म है इस फील्ड में, वो लोग डिसाइड करते हैं। कोई आम आदमी से नहीं हम पूछते कि जी शरिया कंप्लायंट क्या है क्या नहीं है। इस वक्त मेरे ख्याल से आपकी जो स्टॉक मार्केट में टोटल नंबर ऑफ कंपनीज है उसका मेरे ख्याल से 60% 70% कम अंडर शरिया कंप्लायंट। ठीक है, अच्छा, उसमें क्या है कि ये जो लोग सूद वाला फैक्टर को हाईलाइट करते हैं, उसमें सूद वाले फैक्टर को सबसे पहले देखा जाता है। यस, अगर वो सूद वाला फैक्टर ज्यादा है या एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा है, वो एक नॉमिनल सा जरूर अलाउ करते हैं कि भाई आप वर्किंग कैपिटल के लिए आपकी कभी ऑन एंड ऑफ होता है तो आप बिजनेस को डिस्टर्ब ना करो। और इवन वो जो शरिया कंप्लायंट कंपनीज हैं, वो जो उस फैक्टर के थ्रू अर्निंग्स होती हैं, वो सारी चैरिटी करती हैं। अच्छा, हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को बताया था शरिया कंप्लायंट। अच्छा, मसला ये है कि एनवायरनमेंट से हम बाहर, पाकिस्तान से बाहर डील कर रहे होते हैं, जो एक्सपोर्टर है और वो होता है, उसे समटाइम्स कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है कि उसकी मजबूरी होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, लेकिन उसके अगेंस्ट वो कर क्या रहे होते हैं, लोगों को हम ये नहीं बताते कि उसके अगेंस्ट जितनी भी इनकम आ रही होती है वो टोटल इनकम में नहीं कहते, उसे चैरिटी में ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो शरिया कंप्लायंट ही रहती है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये यूट्यूबर्स से बचे जी, डेफिनेटली डेफिनेटली, अच्छे ऑथेंटिक लोगों सुने। ठीक है, उसमें आपके पास बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स अवेलेबल है पाकिस्तान में। ठीक है, और उनके इवन गो टू यूट्यूब, उधर से उनके वो स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर उनके लेक्चर्स मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको सुन तो लो, उसके बाद फैसला करो। बी वेरी केयरफुल हु यू आर लिसनिंग टू, मेक श्योर कि उसका कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है अपना।
Tahir साहब, thank you so much for being with us. The time really flew by. I really appreciate it कि आपने time निकाल के आप आए. It was lovely having you, to have someone so knowledgeable. और आप लोगों से मैं मिलूंगी कल सुबह 11 बजे The Inside Scoop. This was Mashal Khan. Take care. Don't say anything mean to anyone. Always be kind. It does not cost you anything to be nice to people. Karma is real. Take care. Khuda Hafiz.